गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय जो पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन किया है। इसको नया संसद भवन बोल सकते हैं। संसद उस जगह को कहते हैं जहां पे जो हमारे जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जो राष्ट्रपति है, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करती है। तो जो संसद भवन है इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि परिसीमन आयोग क्या होता है और इसकी क्यों जरूरत आन पड़ी कि हमें एक नए संसद भवन की जरूरत होती है। और हम इसमें जो सिंगल है इसकी भी बात करेंगे, तो आगे हम चर्चा करते हैं। अगर मैं नए संसद भवन की अगर मैं बात करूं तो यह बहुत भव्य बना है और इसकी लागत भी बहुत ज्यादा आई है। यह इसका अगर मैं शेप की बात करूं तो यह एक ट्राइंगल शेप में बना हुआ है और इसमें जो भारत की जो अगर मैं सांस्कृतिक विरासत की बात करूं तो उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। Welcome to the Parliament of India, a magnificent architectural marvel that embodies the essence of India's unity in diversity. It captures the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat at its core. India is the mother of democracy. From a civilization legacy spanning 5 millennia to the contribution of great minds that have shaped our nation over centuries, the artwork of this awe-inspiring building is a testament to the rich culture and history of India. The construction of the Parliament was planned and executed with the vision that the culture of the land and its enduring traditions are embedded within the design. Behold the stunning result of a collective endeavor by over 1,000 grassroots artists from every corner of the country. Each stroke of the brush, each chisel of the tool, melded traditional art forms into a beautiful collage, distinctive and alluring. This is the first time that such a grand collective and collaborative effort has been undertaken to showcase the traditional art forms of India. और इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, यह कोणार्क का अगर मैं चक्र की बात करूं तो उसका पहिए का दृश्य है ये। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए हमारा जो नया संसद भवन है, पुराने संसद भवन की अपेक्षा नया संसद भवन हमारा जो है बहुत बड़ा है। अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमारा पुराना संसद भवन था तो उसमें लगभग अगर उसका एरिया की वाइज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 24,281 वर्ग मीटर था। और अगर मैं नए संसद भवन की अगर मैं बात करूं तो यह 64,500 स्क्वायर मीटर के आसपास इसमें जो एरिया है इसमें है। अगर मैं सिटिंग कैपेसिटी की बात करूं, जो हमारा पुराना संसद भवन था उसमें जो सिटिंग कैपेसिटी थी, अगर मैं लोकसभा की बात करूं, देखिए लोकसभा में जो हमारी सिटिंग कैपेसिटी थी लगभग 550 थी और राज्यसभा की जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो लगभग 250 थी। तो इसकी आसपास जो सिटिंग कैपेसिटी हमारे पुराने संसद भवन में थी। लेकिन क्या होता है कि जो परिसीमन आयोग से जो 2000 अगर मैं 31 की बात करूं तो उसमें जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें बढ़नी है उससे हमारे जो नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी कि जिससे जो हमारी सिटिंग कैपेसिटी जब बढ़ेगी, नए संसद राज्यसभा में या लोकसभा में जब आएंगे तो उनको बैठने में दिक्कत होगी। इस वजह से, क्योंकि जो अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद भवन हमारे डेमोक्रेसी में लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो देश भर के जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे की जाती है। इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करूँ, देखिए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो अगर मैं टोटल लागत है वो लगभग 865 करोड़ रुपए इसकी टोटल लागत आई है। इसका जो टोटल एरिया है वो 64,500 स्क्वायर मीटर है। अगर मैं लोकसभा में जो संसद कितने लोकसभा सांसद बैठेंगे तो उसमें लगभग 888 लोकसभा के बैठेंगे और अगर मैं राज्यसभा के सांसद की बात करूं तो 384 राज्यसभा के सांसद बैठेंगे। अगर मैं इसमें अगर कभी ऐसा होता है कि ज्वाइंट सिटिंग अगर देखने को मिलती है, कभी ऐसा हुआ कि संयुक्त अधिवेशन अगर होता है तो लगभग 1272 सी जो सीट है इसमें कैपेसिटी इसमें रखी गई है कि अगर कभी संयुक्त बैठक भी अगर की गई तो इसमें जो डिस्कशन का जो सिटिंग कैपेसिटी है वो इसमें बनी रहे। ये हम देखते हैं। तो इसमें बहुत सारा इसको भव्य तरीके से बनाया गया है और बहुत ज्यादा कम समय में बनाया गया है। इसमें जो टोटल टाइम लाइन की अगर मैं बात करूं, लगभग 2.5 साल के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है और इसमें जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए इसमें टोटल प्रोजेक्ट में लगने हैं, जिससे राष्ट्रपति भवन सहित बहुत सारी चीजें बननी है।
अगर मैं इस संसद भवन की बात करूं तो इसमें जो हमारे, अगर मैं महाजनपदों की अगर मैं बात करूं, जब हम एंशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें महाजनपद की बात होती है, तो इसमें हम देखते हैं जैसे कुरुक्षेत्र है, ये सारी जो आपने देखा होगा, कौशाम्बी है, कौशल है, श्रावस्ती है, ये सारे वो जगह हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं चोल पांड्य, ये सारी वो जगह हैं जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट हैं और हमारी जो एक प्राचीन जो हमारा इतिहास है उसके बारे में दर्शाता है। तो इस वाले जो अभी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है उसमें हमने ये देखा है कि सेंगोल का बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी हुई है, और इसमें हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी पार्टी थी जिनने इसका बहिष्कार भी किया है, इसमें शामिल नहीं हुए हैं, ये भी हमने देखा है। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि परिसीमन क्या है। देखिए, परिसीमन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें, परिसीमन से तात्पर्य यह होता है कि विधानसभा या लोकसभा चुनावों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उनके सीमाओं में जो बदलाव करने की प्रक्रिया होती है वो परिसीमन के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है कि लोकसभा या विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनके जो क्षेत्रों में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से इसको निर्धारित किया जाता है। अगर मैं परिसीमन आयोग की अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो ये देखिए, परिसीमन आयोग का उद्देश्य होता है कि समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलावों के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें यह भी होता है कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना, जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके। और इसमें यह भी होता है कि जो SC और ST है, जैसे क्या होता है कि अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षण हैं, का निर्धारण भी परिसीमन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। अगर मैं आगे की बात करूं, देखिए क्या होता है कि अगर मैं परिसीमन आयोग की बात करूं तो क्या होता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, हमारे यहाँ पे हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, और इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी, और उसके बाद हमने ये देखा है कि 1881 के बाद हर 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे जनगणना होती है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है, और यह संस्था निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। इसकी संरचना क्या होती है, तो इसमें क्या होते हैं कि एक तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, और इसमें क्या होता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो काम करते हैं, और अगर जिस राज्य में ये परिसीमन हो रहा है उस राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी इसमें साथ में काम करते हैं, ये भी हम देखते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं परिसीमन आयोग की? परिसीमन आयोग का कार्य ये होता है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना होता है, और क्या होता है कि जो विधानसभा होती हैं उसकी जो परिसीमन करना होता है, उनके क्षेत्रों का निर्धारण करना होता है, और अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है उनका भी निर्धारण करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगर मैं परिसीमन आयोग का अगर मैं इतिहास की बात करूं तो यह सबसे पहले जो गठित किया गया था 1952 में गठित किया गया था, जो अधिनियम लाया गया था, और इसका जो गठन किया गया था 1952 में किया गया था। दूसरा परिसीमन आयोग 1962 में इसका जो अधिनियम लाया गया था, और 1963 में इसका गठन किया गया था। अगर मैं तीसरे परिसीमन आयोग की बात करूं तो यह 1972 में इसकी जो अगर मैं बात करूं अधिनियम लाया गया था, और 1973 में इसका गठन किया गया था। अगर मैं चौथे परिसीमन आयोग की बात करूं तो यह 2002 में लाया गया था, और 2002 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने ये बोला था कि 2026 तक जो परिसीमन आयोग नहीं होगा, और जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी, इसके बाद जो रोक के रखी जाएंगी। तो अब हमारी बात ये होती है कि जो नए संसद भवन जब बनेगा, क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बात ये हुई थी कि 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी तो वो 2031 में होगी। तो 2031 में क्या होगा कि परिसीमन आयोग बैठेगा, और हमारे जो क्षेत्र हैं, जो लोकसभा के क्षेत्र होंगे और जो विधानसभा के क्षेत्र होंगे, तो उसमें जो पार्लियामेंट है और जो हमारी जो क्या होती है कि हम हर जो राज्य में स्टेट गवर्नमेंट जो बनती है, विधायक बैठते हैं हमारे स्टेट्स में, तो उनकी जो संख्या बढ़ने वाली है ये भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें नए पार्लियामेंट और नए संसद भवन की जरूरत महसूस हुई थी।
अगर मैं पुराने संसद भवन की बात करूं, देखिए पुराने संसद भवन की जो नींव डाली गई थी वो डाली गई थी 1921 में, और यह जो बन के तैयार हो गया था 1927 में बन के तैयार हो गया था। अगर मैं इसके वास्तुकार की बात करूं तो इसमें एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर इसमें शामिल थे। इन्होंने ही इसका जो डिज़ाइन है तैयार किया था, क्योंकि उस समय जो दिल्ली थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो दिल्ली के लिए एक संसद भवन की और एक राष्ट्रपति भवन की जरूरत थी। इन दोनों ने ही पार्लियामेंट की और राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है तैयार किया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको आज़ादी जब सौंपनी थी, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उस समय रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि इसकी निशानी के तौर पर हमें एक सिंगल की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से हमने देखा था कि साउथ से इसको बनवाने के लिए भेजा गया था, क्योंकि हमारे जो चोल साम्राज्य में जो सेंगोल की एक परंपरा रही है, क्योंकि चोल साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो इसका जो विस्तार है बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब सत्ता का हस्तांतरण उस समय जब किया जाता था तो सिंगोल का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता था। इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये जो सिंगोल की फोटो इसमें नज़र आती है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। इसमें यह भी बोला गया था कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया इसके इनॉग्रेशन के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें विवाद भी चला है। इसके बाद हमने ये देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे हैं, अगर मैं बात करूं तो ये इन दोनों ने इसका इनॉग्रेशन भी किया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं नए संसद भवन की बात करूं तो इसमें हमारे देश के जो, अगर मैं बात करूं हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री रहे हैं, तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनको हम ये अपने देश का बिस्मार्क भी बोलते हैं। बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क थे जर्मनी के एक सेनाध्यक्ष भी रहे हैं, जो वहाँ के चांसलर, पहले चांसलर जो थे, अगर मैं बात करूं बिस्मार्क, उन्होंने जर्मनी को इकट्ठा किया था। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो भारत के जो बिस्मार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इनको इकट्ठा करने का जो काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगर मैं नीति का सबसे बड़ा, अगर मैं बुद्धिमान इंसान बोलूँ तो वो चाणक्य हैं। चाणक्य की फोटो भी इसमें लगी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।